सेल्फ सुनैना। जैसा कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज में 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके थे न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन को। ये मेरा पहला वीडियो है इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी हमारी बॉडी में किस तरह के ह्यूमर्स या फ्लूइड पाए जाते हैं और इन फ्लूइड्स के थ्रू कौन कौन से सब्सटेंस हमारी बॉडी के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजे जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हमें इसमें डिस्कशन करना है। इसके ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोग जो पहले पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के चैप्टर में और रेस्पिरेशन के चैप्टर में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं उनको सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन जो कि मैकेनिकल प्रोसेस पर होता है, मैकेनिकल लेवल पर होता है और कई एंजाइम्स और केमिकल के थ्रू केमिकल लेवल पर भी होता है। इनका डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। देन एब्जॉर्प्शन के बाद यह हमारी बॉडी के सेल के प्रोटोप्लाज्म के इंटीग्रल कंपोनेंट में पहुंच जाते हैं। इसे एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन इस एसिमिलेशन से हमें एनर्जी नहीं मिलती। एसिमिलेशन के बाद जो ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस आती है उसमें भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के स्टेप पर पहुंचते हैं। तो वहां जाकर हमारे एसिमिलेटरी फूड मटेरियल का डिग्रेडेशन होता है और इसकी डिग्रेडेशन से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन मेरा डिस्कशन इसके एक स्टेप आगे का है। ये जो इसका जो फूड मटेरियल का जो एब्जॉर्प्शन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, तो इससे हमारी बॉडी में बनने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उस हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले इसकी टाइटल पे जाते हैं। इसमें 2 टाइटल हैं। फर्स्ट बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड क्या होता है? व्हाट इज बॉडी फ्लूइड? तो जो फ्लूइड हमारी बॉडी में भरा होता है उसे हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। ICF, जो फ्लूइड हमारे सेल के अंदर भरा होता है उसे हम ICF कहते हैं। ICF दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इसे सिंपल लैंग्वेज में साइटोसॉल भी कहते हैं। जो हमारे सेल का कंपोनेंट होता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स एंड जो फ्लूइड कंटेंट भरा होता है। जो फ्लूइड का कंटेंट भरा होता है उसी में सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड रहते हैं जिसे साइटोसॉल कहते हैं। साइटोसॉल ऐसे को हाइपोप्लाज्म बोलते हैं। यह 66% होता है ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड और इसका पीएच होता है 7। एग्जैक्ट 7, ना एसिडिक ना बेसिक। उसमें एक मोस्ट पोटेंट कैटायन पाया जाता है, पोटेशियम। दूसरा टाइप है हमारा ECF। जो फ्लूइड हमारी सेल के बाहर भरा होता है उसे हम ECF कहते हैं। दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। यह 34% होता है ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड। इसका पीएच होता है 7.4 और इसमें एक मोस्ट पोटेंट
कैटायन प्रेजेंट होता है सोडियम। VCF है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? जो हमारी बॉडी में जितनी भी टिश्यू होते हैं उनके बाहर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। दूसरा है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। कहने का मतलब है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स में। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है लिम्फ वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करेगा? ब्लड प्लाज्मा। और लिम्फ वेसल्स में क्या फ्लो करेगा? लिम्फ प्लाज्मा। तीसरा है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड उन कैविटीज में मिलता है जो कि अंदर से एपिथेलियम से लाइन होती है। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट CSF। जो CSF होता है हमारा वो ब्रेन की कैविटी और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी जो कि अंदर से लाइन होती है उसमें भरा होता है। दैट इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड। दूसरा एग्जाम्पल हमारा एक्वस ह्यूमरस। जो हमारी आई का आगे का चैम्बर होता है वो भी एपिथेलियम से लाइन होता है, उसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है। थर्ड एग्जाम्पल है जॉइंट फ्लूइड। हमारी बॉडी में जितनी भी जॉइंट्स पाए जाते हैं जैसे कि एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, हिंज जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें जॉइंट फ्लूइड भरा होता है। अगला एग्जाम्पल है एंडोलिम्फ। एंड पेरिलिम्फ। एंडोक्राइन सिस्टम के बाद हम कुछ रिसेप्टर पढ़ते हैं जिसमें से एक रिसेप्टर है ईयर के 3 पार्ट होते हैं, इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर। जो इंटरनल ईयर होता है उसमें 2 फ्लूइड मिलते हैं हमें, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। इसका लास्ट एग्जाम्पल है सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड जो कि सीरस मेम्ब्रेन में भरा होता है। अगला टॉपिक
फिर तुम्हारा ब्लड। ब्लड एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसका नेचर वीक बेसिक एल्कलाइन होता है। इसका पीएच 7.4% होता है। 7। एक सामान्य व्यक्ति में बॉडी में ब्लड की मात्रा बॉडी के भार के 7% होती है। मेल में 5 से 6 लीटर होती है लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। एक एडल्ट ह्यूमन में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होती है? हमारी लार्जेस्ट बोन होती है, जैसे कि फीमर, टिबिया, फिबुला, उनको हम काटते हैं तो उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है। बोन मैरो का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। जो हमारी बोन मैरो होती है वो अंदर से खोखली होती है और उनके अंदर एक सब्सटेंस भरा होता है जिसे येलो बोन मैरो कहते हैं। और इनके एंटीरियर पार्ट पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एक टिश्यू भरा होता है। इन पोर्स के अंदर एक टिश्यू भरा होता है जिसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो येलो बोन मैरो होती है इनसे कोई भी ब्लड सेल्स नहीं बनती और जो रेड बोन मैरो होती है इसी से ही ब्लड की सभी सेल्स बनती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सभी सेल्स रेड बोन मैरो से बनती हैं और एम्ब्रियोनल स्टेज में इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। अब है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये 55% होता है। दूसरा ब्लड सेल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं और ये 45% होती हैं। प्लाज्मा के भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। वाटर 90%, प्रोटीन 7%, सॉल्ट्स
0.9%, ग्लूकोज 1%, 0.1%, और कुछ अदर प्रोडक्ट केवल 2% होते हैं। प्लाज्मा का 90% कंपोनेंट वाटर का बना होता है, और जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा में जो कि 7% होती है। फर्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फर्स्ट है एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूलिन जो कि जिसका फॉर्मेशन लीवर में होता है और यह ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखती है। दूसरी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, इसका फॉर्मेशन भी लीवर में होता है और इसके 3 टाइप होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। थर्ड प्रोटीन है एंटीबॉडीज, या इसी को इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स भी बोलते हैं। इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स जो कि हमें डिसीजेस से बचाती है। नेक्स्ट प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इन दोनों प्रोटीन का फॉर्मेशन लीवर में होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। सेकेंड है हमारा जो सॉल्ट है वो 0.9% होते हैं। सेकेंड है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सॉल्ट्स या मिनरल सॉल्ट्स, सॉल्ट्स मिनरल सॉल्ट्स होते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, क्लोराइड, कोबाल्ट, etc। इसके बाद थर्ड है ग्लूकोज जो कि 0.1% है। न्यूट्रिएंट मटेरियल फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड,
फिलामेंट। इसके बाद है अदर प्रोडक्ट जो कि 2% होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। इसके बाद है रेगुलेटरी सब्सटेंस, रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं हमारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इसके बाद नेक्स्ट है डिजॉल्व गैसेस। प्लाज्मा में कौन कौन सी डिजॉल्व गैसेस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब हमारी ब्लड सेल्स जो कि 45% होती है और ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दूसरी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरी प्लेटलेट्स। फर्स्ट है आरबीसी। आरबीसी इसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को एरिथ्रोपोलिसिस कहते हैं। इसका लाइफ स्पेन होता है जीवन काल 125 से 120 से 125 डे। आरबीसी का काउंट हमारे ब्लड में कम हो जाता है तो उससे एनीमिया नामक डिसऑर्डर हो जाता है। एम्फ्यूमा लार्जेस्ट आरबीसी होती है। आरबीसी एक टर्म में मस्क डियर। ये स्मॉलेस्ट आरबीसी होती है। आरबीसी के ग्रेवयार्ड को स्प्लीन कहा जाता है।
ऑर्गन। और इसका ओरिजिन मेजोडर्मल होता है। इन मेजोडर्मल और किसी से रिलेटेड दो टर्म है। ल्यूकोसाइटोकिनिया, डिक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी। इसमें आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। इस प्रोसेस को ल्यूकोसाइटोकिनिया कहते हैं। ल्यूकोसाइटोकिनिया। सेकेंड है पॉलीसाइथोमिया। पॉलीसाइथोमिया इंक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी। इसमें आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, इसलिए से पॉली ज़्यादा हो जाता है, इसलिए से पॉलीसाइथोमिया कहते हैं। इसके बाद है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इसकी डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की थी। लैंडस्टीनर ने कई लोगों की सैंपल लिए और कई मेहनत करके पता लगाया कि इनका अगला टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की थी। स्टीनर एंड वीनर लैंडस्टीनर ने कई लोगों की ब्लड के सैंपल लिए और कड़ी मेहनत करके पता लगाया कि ब्लड 3 प्रकार का होता है और उन्हें नाम दिया गया ए बी सी ब्लड ग्रुप। कुछ समय बाद ग्रुप सी का नाम ग्रुप ओ रख दिया गया। इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, अल्फ्रेड बोन डिकस्ट्रेलो एंड एड्रियानो स्टर्लिंग। दोनों ही साइंटिस्ट लैंडस्टीनर के असिस्टेंट थे। इन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाया और एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की, इसे ए बी ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। लैंडस्टीनर ने ह्यूमन के ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन्स की खोज की और उसे 2 जगह देखा गया। ग्लाइकोप्रोटीन को 2 जगह देखा गया, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी
प्लाज्मा। ऑफ प्लाज्मा। आरबीसी की सरफेस पर दो तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। प्लाज्मा की सरफेस पर दो तरह के एंटीबॉडी को देखा गया, एंटीया ए और एंटीया बी। एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। लेन स्टीनर ने एंटीबॉडी और एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 4 ग्रुप में बांटा। ब्लड ग्रुप एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर ग्रुप। जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे कि मानो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन तो ए प्रेजेंट होगी, लेकिन एंटीबॉडी उसके अपोजिट प्रेजेंट होगी। मानो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन भी ए प्रेजेंट होगी, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो उसके अपोजिट प्रेजेंट होगी, बी। और इसमें जो डोनर ग्रुप होगा ए और ओ ब्लड ग्रुप होगा। दूसरा ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। इसमें डोनर ग्रुप होगा बी और ओ ब्लड ग्रुप। किसी का ब्लड ग्रुप ए भी है, इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो उसमें एब्सेंट होगी। और जो डोनर ग्रुप है ए भी होगा, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। किसी का ब्लड ग्रुप ओ होगा, उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ये ओ, ये और बी। उसमें डोनर ग्रुप होगा ओ। अगर जो एंटीजन और एंटीबॉडी है उस ब्लड ग्रुप में सेम लिख दे तो उससे एग्लूटिनेशन हो जाता है आरबीसी का। इसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन के समय जो डोनर एंटीजन और ट्रांसफ्यूजन के समय
ए बी ब्लड ग्रुप, ओ वाले व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति यूनिवर्सल रेसिडेंट कहलाता है। इसके बाद है आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर लेनर्ड स्टीनर एंड बीनर ने जीसस मंकी के आरबीसी में एक नए प्रकार का एंटीजन देखा जिसे आरएच एंटीजन नाम दिया गया। तत्पश्चात यह एंटीजन ह्यूमन में भी देखा गया। जिन व्यक्तियों में एंटीजन प्रेजेंट होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं और जिन व्यक्तियों में आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन को प्रोसेस को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। उनका लाइफ स्पेन होता है 6 से 14 दिन। इसे रिलेटेड दो टर्म है ल्यूकोपनिया काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी अगला टर्म है ल्यूकोसाइटोपिनिया। इंक्रीज काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट इनकी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं और इनमें रेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसलिए इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट
तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, इसी को हेट्रोफिल्स भी बोलते हैं। ये 40 से 70% होती है और इनका मेन फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो इनको खाने का काम करते हैं। इनमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें डाइजेशन करने में हेल्प करती है। दूसरी सेल से हमारी बेसोफिल्स, ये 0.1% होती है और ये हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एलर्जिक रिएक्शन, इनकी साइटोप्लाज्म में मास्ट सेल प्रेजेंट होती है जो कि सीक्रेट करती हैं हिस्टामिन को। हेपेरिन को, ब्रांडिकाइनिन एंड सीरोटोनिन। थर्ड सेल से हमारे यूजिनोफिल्स, यूजिनोफिल्स या इन्हें एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। और ये 1 से वैसे हम 1 घंटा सोते हैं सभी 8 से 9 कितनी परसेंट होती है? ये 2 से 4% होती है और इनका मेन फंक्शन होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो उनमें यूजिनोफिल्स का ही मेन रोल होता है। दूसरा डब्ल्यूबीसी का टाइप है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इनकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं और इनमें न्यूक्लियस अनलोड प्रेजेंट होता है। अनलोड, इसलिए इसे मोनोन्यूक्लियर लिंकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट मोनोसाइट्स, ये 24 से 40% होती है। मोनोसाइट टिश्यू में जाकर बड़ी बड़ी मैक्रोफाज में चेंज होते हैं और कुछ टिश्यू में फिक्स्ड मैक्रोफाज प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमारी स्किन में।
स्किन की मैक्रोफाज को कहते हैं स्टीओसाइट्स। लीवर की मैक्रोफाज को बोलते हैं कुफर सेल। और लंग्स की मैक्रोफाज को बोलते हैं एल्वेओलर मैक्रोफाज। और जो हमारे नर्वस टिश्यू की नर्वस टिश्यू की मैक्रोफाज को बोलते हैं माइक्रोग्लिया। ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती है। दूसरा टाइप इसका लिम्फोसाइट। क्योंकि स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट होती है और ये एंटीजन एंटीबॉडी पैथोजन को नष्ट करती है और ये 5 से 10% होती है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, उनका मैचुरेशन भी बोन मैरो में होता है। जो टी लिम्फोसाइट होती है इनका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन इनका जो मैचुरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। थाइमस ग्लैंड से ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसके बाद जो थर्ड ब्लड सेल्स है प्लेटलेट्स। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका लाइफ स्पेन होता है 2 से 5 दिन और ये केवल मैमल्स की ब्लड में पाई जाती है और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हमारा ब्लड क्लॉटिंग। इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं या कोएगुलेशन। हीमो का मतलब होता है ब्लड। स्टेसिस का मतलब होता है स्ट्रोपिंग। हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंजरी होती है तो जो ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। जो ब्लड वेसल डैमेज हो गई तो उससे ब्लड का फ्लो होगा तो वो बहेगा, बार बार बहेगा। अगर उसका क्लॉट हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंजरी होती है तो उससे हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होगी तो ब्लड का फ्लो हुआ और ब्लड बहता रहा तो इससे अगर ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी से बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाएगा और इसे स्टॉपिंग करने की जो प्रोसेस है उसे हीमोस्टेसिस कहते हैं। और अब इसके हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स।
क्लॉटिंग फैक्टर्स टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिन्हें रोमन नंबर में सीक्वेंस से लिखा जाता है। फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन, या इसी को टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। थर्ड फैक्टर है कैल्शियम आयन। फिफ्थ फैक्टर है प्रोएस्लिन, लेवाइल फैक्टर, इसी को एसिलेटर ग्लोबुलस भी बोलते हैं। सिक्स फैक्टर्स में पहले नहीं होता, उसके बाद है सीधा सेवन फैक्टर। सेवन फैक्टर होता है स्टेबल फैक्टर, कन्वर्टेंट प्रो कन्वर्टेंट फैक्टर, प्रो कन्वर्टेंट या सीरम प्रोथ्रोम्बिनेज, सीरम थ्रोम्बो काइनेज, कन्वर्टेंट एसिलेटर। अगला फैक्टर है नेक्स्ट 8 नंबर का एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या इसी को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी बोलते हैं। अगला फैक्टर है 9 नंबर का क्रिस्टमस फैक्टर, या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन कंपोनेंट्स, जैसी को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हैं। अगला फैक्टर है 10 प्रोवर फैक्टर,
अगला क्लोरीन फैक्टर है हमारा 11 नंबर का अगला फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन एंसीडेंट या इसी को हीमोफिलिक फैक्टर जी भी बोलते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी ऐसी को ग्लास फैक्टर भी बोलते हैं। अगर राजू की करी तुमने 2-3 नंबर तो आने ऐसी को कांटेक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। कांटेक्ट फैक्टर ऐसी को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डी भी बोलते हैं। लास्ट फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर अब इसके बाद जो ब्लड क्लॉटिंग है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट है फर्स्ट स्टेप में जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं थ्रोम्बोसाइट जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आती है और ये चेंज हो जाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उनको यहाँ लाते हैं। प्लस इसके साथ कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन। ये कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन को हम तीसरे स्टेप में लाएंगे। स्टेप थर्ड थ्रोम्बिन प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, इसके साथ मिलकर फाइब्रिन का फॉर्मेशन कर देता है। फाइब्रिन जो कि एक जाली जैसी संरचना होती है। अब जहाँ पर कट जाता है तो वहाँ पर फाइब्रिन जाकर लग जाता है। उसमें जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स उसमें भर जाएंगे और जो ब्लड का थक्का बन जाएगा।
ब्लड का क्लॉट बनने के बाद जो शेष भाग रह जाता है उसे हम सीरम कहते हैं। सीरम प्लाज्मा की जैसा ही होता है, फर्क बस इतना होता है कि सीरम में फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं और प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्लड। Functions of blood. फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो कि ब्लड के थ्रू लंग्स तक ले जाती हैं। दूसरा फंक्शन है इसका एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू ऑर्गन तक, ब्लड के थ्रू ऑर्गन तक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसके कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिनकी सीक्रेशन से हार्मोन ब्लड में डिजॉल्व होकर अपने रिसेप्टर तक पहुंचते हैं। अगला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ये हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है।